बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स का 11th क्लास फोर्स एंड मोशन चैप्टर नंबर 2। आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको जो है ये जो रीडिंग है इसके ज़रिए फिर जब हम इसको मुकम्मल कर लें तो दैन फिर उसके बाद न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो आपको बकायदा रिटन फॉर्म के अंदर। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे लगेगा कि मुझे इनको जो है ना आपको डिटेल यानी लाइक जिस तरह ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है, ये सारा थ्योरेटिकल चीज़ है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है। हम अगर इसको रीडिंग कर लें तो इनफ मेरे मतलब कि इसको इनफ है, यानी अगर आप बस इसको रीडिंग कर लें और समझ लें तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला आज ये दोनों टॉपिक जो है ना कंक्लूड करवा दूंगा। तो शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है जी, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो देखिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है ना वो हमारे पास ये हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ कर आ चुके हुए हैं कि स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कि जो बस अपने मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जा सकती हैं। स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी दैट आर डिस्क्राइब सोलली बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वो एक नंबर, वो अमाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बैग है जो कि 20 kg का है, तो जो 20 है ना 20 ये एक यानी मैथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी मुझे मैथ्स को मैंने बताया जी 20 kg है तो समझने वाले को समझ लग गई, ठीक हो गया। विदाउट एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन, यानी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है स्केलर के लिए, हमें वेक्टर के लिए उसकी ज़रूरत होती है। स्केलर आर डायरेक्शनलेस एंड कैन बी फुली करेक्टराइज बाय सिंगल नंबर एंड एसोसिएटेड यूनिट। जैसे 2 kg का बैग है तो 2 इज अ मैग्नीट्यूड, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, और ये जो kg जो है ना ये हमारा यूनिट है। सो इस तरह एक्सप्लेन होगी। डिस्टेंस, मैथ, स्पीड, टाइम, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। यानी ये इनको अपनी एक्सप्रेशंस के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को भी देख लीजिए कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। दो फिजिकल क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, इसको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम ना सिर्फ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट हैज़ लेंथ, अ डिस्टेंस एंड अ डायरेक्शन। वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर भी हमारे पास डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन के अंदर भी यही है, और फोर्स के अंदर भी यही होता है। यानी हम जब किसी बॉडी को पुश करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मार्कर है, मैंने इसको फोर्स लगाई तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर गया, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये तो एज अ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास टॉपिक आता है जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ना हम ग्राफिकली इस एरो से शो करवाते हैं। जो एरो हेड होता है ना, ये वेक्टर की डायरेक्शन को भी शो करता है, और इसकी एक टेल होती है, तो ये हमारे पास वेक्टर की है। अ गुड वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी यूज अ वेक्टर डायग्राम इन विच वेक्टर आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। द लेंथ ऑफ एरो, ये जो इसकी लेंथ है ना, ये जो है ना इसका मैग्नीट्यूड है। ये मैं लिख सकता हूँ, ये 4a है, a इसका नाम है और 4 इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो इंडिकेट कर रहा है ये डायरेक्शन इसकी। तो इस तरह ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसको हम ऊपर एरो लगा कर भी, ये देखें ना, ये स्मॉलर a जो ऊपर लगा हुआ है, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर भी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए जो एक वेक्टर्स है ना, ये जो एक मेरा वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इसको ना मैं इसके कंपोनेंट्स में, देखिए हम वेक्टर को जब भी करवाते हैं तो हमारे पास वेक्टर को हम ये एक हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो उसके अंदर हम वेक्टर को जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जिसके अंदर जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सिस को, और ये जो मेरे पास ये वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। और फॉर एग्जांपल ये मेरा जो वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर है मेरा, वो ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से यहाँ से निकला ये वेक्टर, और उसने एक्स एक्सिस के साथ जो है ना वो थीटा एंगल बनाया। अगर मैं इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट में डिसॉल्व करना चाहूँ ना, तो देखिए अगर मैं इसको इधर लाइन लगाऊँ तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल वेक्टर एफ है ना, ये मेरे पास एफ वेक्टर है, तो अगर मैं इधर एक लाइन को रिप्रेजेंट करूँ तो ये जो मेरे पास ये इतनी स्ट्रेट लाइन है ना, ये वेक्टर का एफ एक्स वाई कंपोनेंट है। और अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ नीचे की तरफ, तो ये मेरे पास जो है ना यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। तो वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट में भी डिसॉल्व कर सकते हैं। जो एफ एक्स है वो एफ एक्स जो है ना वो एफ कोस थीटा उसका फार्मूला है, और एफ वाई जो है ना वो एफ साइन थीटा इसका फार्मूला है।
तो ये हमने जो है ना यहाँ पर ये यहाँ रिप्रेजेंट हुआ भी हुआ है। अ वेक्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इफेक्टिव वैल्यू इज गिवन डायरेक्शन। अ वेक्टर में बी कंसीडर एज अ रिजल्टेंट। देखिए जो वेक्टर है ना ये वाला, ये जो वेक्टर है इसको मैं रिजल्टेंट वेक्टर भी कह सकता हूँ, चूँकि ये इसके पास इन दोनों के अफेक्ट मौजूद हैं, यानी कि इन दोनों को मिलाकर ये बना है और इसको अगर मैं रिजॉल्व कर दूँ तो ये दोनों ये बन जाएंगे एफ एक्स और एफ वाई। एग्जैक्टली सारा कुछ यही लिखा हुआ है। अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देखिए ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये वाला और ये आपस में 90 का एंगल बन दरमियान में। लेट देयर बी वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ओ पी, वही जो मैंने उधर एक्सप्लेन किया ना, इस वेक्टर को मैं जो है ना ओ पी का नाम दे देता हूँ। तो ये ओ पी को अगर मैंने डिज़ोल्व किया तो ये मेरे पास ओ, आप इसको जो है ना यहाँ पर आर दे दीजिए, तो ओ आर और ओ एस। तो जो मेरा ओ पी है ना वो असल में ओ आर और एस के बराबर है, ठीक हो गया। तो उन्होंने इसको जो है ना वो ए एक्स और ए वाई का नाम दिया, मैंने एफ एक्स और एफ वाई का नाम दिया। अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपको बस क्लियर होना चाहिए। सो ड्रॉ प्रोजेक्शन ओ एम, देखें वो कहते हैं जी आप एक ओ एम प्रोजेक्शन जो है ना वो एफ एक्स ए एक्स को या एफ एक्स को, और जो है ना वो ओ पी जो है ना वो यानी पी एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को। अगर हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए देखें तो ए एक्स प्लस ए वाई जो ए वेक्टर के एग्जैक्ट, तो अगर हम फॉर एग्जांपल देखिए इसके जो कंपोनेंट्स को डिसॉल्व किया जाए तो वो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। देख लीजिए ना, अगर मेरे पास वेक्टर ए है ना, यानी मैंने यहाँ पर क्या मेरा वेक्टर एफ जो है ना वो असल में किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस एफ वाई के, ठीक हो गया। तो बुक में उन्होंने कहा जी वेक्टर आपका ए है जो कि इक्वल है ए एक्स प्लस ए वाई के, तो वो फ़र्क उससे कोई नहीं पड़ता, अल्फ़ाबेट चेंज हो। ये वेक्टर ए है, ये इसके कंपोनेंट आगे डिसॉल्व हुए हैं। The A and A are component of the vector A, since they are right angle to each other, so they are called rectangular components. ये कंपोनेंट जो है ना ये वाले जो दोनों मेरे पास एफ और एफ वाई हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, ए एक्स एंड ए वाई। ये परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर। अब मैंने आपको ये बता भी दिए कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, मतलब दोनों के दरमियान 90 का एंगल बना हुआ है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल पर जो है ना वो फॉल कर रहे हैं। फार्मूला मैंने बता दिया था, ए एक्स का एक कोस थीटा, ए वाई का ए साइन थीटा। यहाँ पर मैंने बताया हुआ जी एफ एक्स एफ कोस थीटा, एफ वाई एफ साइन थीटा। ओके हो गया। तो इस तरह से जो है ना हम अपने कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को भी फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर मुझे कहा जाए कि एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू ये है और आप जो है ना और उसका एंगल ये है, फॉर एग्जाम्पल, यानी एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू ए जो है ना वो 7 है फॉर एग्जांपल उसका मैग्नीट्यूड, और एंगल जो है ना वो 20 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो आप उसका जो है ना एक्स कंपोनेंट फाइंड कर दें या इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर दें। अब वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई होता है तो मैं क्या करूँगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, फार्मूला लिख के तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो ये मैं जो बस आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से तो निकाल लिया वेक्टर से उसके कंपोनेंट्स, बट अगर मेरे पास कंपोनेंट्स मौजूद हों और मैंने वेक्टर को फाइंड करना हो तो तब भी हम जो है ना वो पाइथागोरस थ्योरम से जो है ना वो हम उसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इफ़ अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, अब ये जो मेरे पास वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं ये ए वाई और ए एक्स, ये अगर मुझे दिए हुए हैं आर गिवन, वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहना ये चाह रहे हैं, मैं आपको इधर समझाता हूँ। वो कहते हैं आपके पास ये दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, ठीक हो गया, ये दो कंपोनेंट आपको दिए हुए हैं। ये जो दरमियान में जो है ना ये लाइन, ये आपकी जो है ना हाइपोटेनस है ना, ऐसा ही है एग्जैक्टली। आप देखें ना, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ पी आर। देखिए मैं कहता हूँ जी मेरे पास ट्रायंगल है ओ पी आर। अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द दिस, ये मेरे पास ओ पी हाइपोटेनस है ना इस ट्रायंगल में, तो ये क्या हो गया एफ, तो एफ का स्क्वायर आ गया। बेस मेरे पास क्या है ओ आर जो कि एफ एक्स है, एफ एक्स का स्क्वायर आ गया। इसी तरह एफ वाई का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसका, यानी कंपोनेंट की मदद से एफ निकालना है, तो मैं क्या करूँगा एफ स्क्वायर पर भी रूट ले लूँगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो मेरे पास मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला ये आ गया, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एग्जैक्टली उन्होंने ये देखे यहाँ पर लिखा हुआ। अगर मैंने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन के लिए फार्मूला होता है tan थीटा का। डायरेक्शन अगर मैंने फाइंड करनी है
डायरेक्शन, यानी ये किस वेक्टर जा रहा है, तो डायरेक्शन जो है ना उसके लिए फार्मूला है tan थीटा, और tan थीटा का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। tan थीटा कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पर कौन है, परपेंडिकुलर पी आर है और बेस ओ आर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू पी आर ओवर ओ आर, पी आर ओवर ओ आर। अब आप ज़रा देखिए tan थीटा में पी आर मेरा किसके बराबर है, पी आर मेरा एफ वाई के, देखे ना ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल हैं, तो मैं पी आर की जगह एफ वाई लिख देता हूँ, और ओ आर मेरा किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो ये मैं एफ एक्स लिख देता हूँ। तो मैं अगर फाइंड करना थीटा जो कि एंगल होता है, तो tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, दिस इज एंड दिस इज। ये देखिए अल्फ़ाबेट चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो इजीली समझ लग चुके होंगे। अब हम चलते हैं उनकी तरफ जो कि हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है ना, तो वेक्टर्स में हमारे पास दो चीज़ें हैं, ये आप ज़रा लाजमी याद रखिए। एक है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट, हमारे पास पहली जो है ना वो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, ये आपने याद रखना है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ये तो हमारे पास दूसरी हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों एक दूसरे के नाम हैं। अब मैं यहाँ पर आपको रीडिंग करवाता हूँ, देखिए सिंपल, देयर आर टू टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टाइप आर नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, जिसके अंदर हम जो है ना दो टाइप के। अब देखिए वो क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी रिटर्न एज ए डॉट बी डिफाइन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में दरमियान में जो एंगल है वो कॉस थीटा आता है। ये देख लिए, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके दरमियान जो है ना हमारे पास अगर मैं कर रहा हूँ ए टू बी, तो ए बी कॉस थीटा जो है ना हमारे पास एंगल आ जाएगा। वेयर ए एंड ये वाले ए एंड बी है ना, ये मैग्नीट्यूड्स हैं किसके, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये है, और थीटा इनके दरमियान एंगल है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन में इनके दरमियान डॉट लगाते हैं, और दीज आर फर्स्ट ब्रॉट टू द कॉमन ओरिजिन, और इनका दोनों का एक कॉमन ओरिजिन होता है। इसको हम पढ़ते ऐसे भी हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मतलब है ए का जो प्रोजेक्शन है ना, यानी जो ये वेक्टर बी है ना, ये देखिए वेक्टर बी है, इसका साया दायरे से पता ज़मीन पे पड़ेगा ना, प्रोजेक्शन कहते हैं उसकी शेडो को। तो इसका अगर ये वेक्टर बी है ना, तो इसका शेडो ज़मीन पर पड़ रहा है, किसके ऊपर, वेक्टर ए के ऊपर पड़ रहा है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और ए डॉट बी के अंदर हम क्या होगा कि अब प्रोजेक्शन ऑफ जो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, यानी वही बात आ गई जब जो हम पीछे एक्सप्लेन कर रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी जो मैग्नीट्यूड है ना कंपोनेंट ऑफ बी का, वो एक ही डायरेक्शन की तरफ जो है ना वो मूव कर रहा है। ए डॉट ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी कंसीडर द वर्क डन बाय द फोर्स हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव आर। देखो वो कहते हैं, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसको मैंने फोर्स लगाई, वर्क किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई, क्योंकि वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक खास स्पेसिफिक एंगल को बनाता हुआ जो है ना वो आगे की तरफ जा रहा है, और डायरेक्शन डी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ। अब देखिए ना, जो मेरे पास एफ है ना, ये असल में फोर्स एफ जो है ना वो इस तरफ लग रही ना, तो जाहिर, लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है ना वो उसका अपवर्ड है, यानी वर्टिकल लाइन की तरफ है। जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं ना, तो सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल नहीं खींचते, अब हमारा जो कंपोनेंट वर्टिकल है ना वो भी अप्लाई हो रहा होता है। सो वर्क डन द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस डी, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ सकता है। अदरवाइज इसको अगर आप ना भी लिखना चाहें ना, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, यहाँ तक लिख के सीधा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आ जाए। असल चीज़ें ये हैं, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, सो हम ये कह सकते हैं दे आर कम्यूटेटिव।
ये दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो cos 90 0 होता है, तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट जब ये परपेंडिकुलर हो ना, अगर दोनों ये परपेंडिकुलर है ना, दो प्रोडक्ट ए वेक्टर ए और बी, तो इनका जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है 0 होता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू, यानी इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, अगर ये दोनों पैरेलल हो, इनके दरमियान कोई एंगल ना हो, यानी दोनों वेक्टर्स के दरमियान कोई एंगल नहीं है, पैरेलल है, तो ये तब जो है ना ये मैक्सिमम होगा। क्यों? चूँकि थीटा 0 1 कोस 0 1 होता है, तो ये ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी के। चूँकि कोस 0 तो 1 हो जाएगा, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर ये एंटी पैरेलल है तो नेगेटिव ए बी हो जाएगा, क्योंकि थीटा 180 माइनस 1 के बराबर होता है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को सेल्फ प्रोडक्ट करवा लिया जाए, ए डॉट है किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर के, चूँकि कोस 0 1 होता है, एंगल तो मान नहीं रहा क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखिए अब मेरे पास जो वेक्टर है ना, वेक्टर अगर ए वेक्टर है ना, तो ये 3 डायरेक्शन के अंदर डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसको हम ए एक्स आई कह सकते हैं, प्लस ए वाई जे कह सकते हैं, प्लस ए जी के कह सकते हैं। यानी वेक्टर की 3, मेरे पास जो वेक्टर्स हैं वो 3 डायमेंशंस के अंदर जा सकता है। देखिए ये इसका एक्स वाई एक्सिस, ये इसका एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। चूँकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो जेड एक्सिस को प्लेन पर ना हम इस तरह रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ये मेरे पास आ गया। तो वो कहते हैं कि वो जो है ना वो ए एक्स बी एक्स ए वाई ए जेड बी जेड के बराबर होता है। यानी इनका अगर रेक्टेंगुलर कंपाउंड देखें ना, ए वेक्टर के ये हैं तो बी वेक्टर के फिर ये हो जाएंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। अब आप पूछेंगे सर ये जेड के हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके ऊपर हैट लगा होता है। इस बुक में उन्होंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो है ना हमारे पास यूनिट वेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, यानी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई का जे और जेड का के होता है। और अब हम देखें ना, यहाँ से जो है ना हम अपने एंगल भी निकाल सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया ना, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा, अब मेरे पास इसको मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखा है, चूँकि ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास ये आ गई। देखिए ना फार्मूला क्या, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी मैंने वैसे रहने दिया, ए बी की जगह मैंने ये पुट कर दिया और कॉस थीटा मेरा आगे ही रहा। यानी ये इस तरह सॉल्व हुआ है ना। मैं अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊँ ना, तो अगर आपको ज़रा अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी। असल में ना ये इस तरह सॉल्व हुआ है। मेरे पास ऐसे था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब फार्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब ए डॉट बी की जगह मैं ये लगा देता हूँ, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने डायरेक्शन फाइंड करनी तो मुझे कॉस थीटा चाहिए, तो ए बी डिवाइड करवा दूंगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय ए बी, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दूंगा, इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ उन्होंने ज़रा डायरेक्ट लिख दिया, ये देखिए, तो ये हमारे पास जो है ना ये कंक्लूड हो गया। और दूसरा फिर हमारी वेक्टर प्रोडक्ट है, उसको फिर हम इंशाल्लाह ताला इस तरह करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ज़रा एक क्वेश्चन ज़्यादा डाइजेस्ट ना हो। इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, कम्प्रिहेंसिव मिलेगा, आपके लिए आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। इसको शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और देन फिर आगे की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।